नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जब भी हम यूएसए का मैप देखते हैं वर्ल्ड मैप में तो प्राइमरली फोकस होता है इस पर्टिकुलर एरिया पे, मगर हम यहाँ पर इस मैप में आप अगर देखो तो यूएसए की सबसे बड़ी स्टेट को नहीं देख पाते, क्योंकि यूएसए की आज के समय सबसे बड़ी स्टेट है बाय लैंड एरिया अलास्का। और सबसे अजीब बात यह है कि अलास्का हिस्टोरिकली यूएसए का कभी पार्ट था भी नहीं। अलास्का एक्चुअली यूएसए ने परचेज किया था रशियन एम्पायर से। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्या हो गया था रशिया में कि अचानक से इन्होंने इतना बड़ा एरिया यहाँ पर ये बेच दिया यूएसए को। नाउ जो एक्चुअल सेल है अलास्का की टू द यूएसए ये हुई थी 1867 में। मगर अतीत में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 में क्या हुआ। बहुत ही फनी इंसिडेंट है, इससे आप गहराई और समझ पाओगे कि अलास्का की परचेस आज भी रशियंस को चुभती क्यों है। 2014 में क्या हुआ कि व्लादिमीर पुतिन ओपनली एक आप कह लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जहां पे इवन जो इनकी जनता है वो भी इनसे सवाल पूछ रही थी। एक बहुत ही देशभक्त रशियन आदमी था, उसने सवाल पूछा व्लादिमीर पुतिन से कि हम यूएसए पे अटैक करके अलास्का वापस क्यों नहीं ले लेते। उसने सिंपली यहाँ पर ये बोला कि सीधा यहाँ पर ये रशिया है, ये यहाँ पर यूएसए है, अटैक करो इन पे, अलास्का वापस ले लो। व्लादिमीर पुतिन के लिए भी प्रॉब्लम ये थी कि अब उस बेचारे को ये भी नहीं कह सकते सबके सामने कि देखिए अमेरिका के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर हम इतना बड़ा एरिया आज के समय अब 2014 में छीनने की कोशिश करते हैं तो वॉर शुरू हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगी। उसमें हो सकता है कि हम हार भी जाएं, क्योंकि जो नेटो कंट्रीज हैं वो ज़रा स्ट्रांग है कंपेयर टू रशिया, और ओवरऑल दुनिया को कितना लॉस होगा वो अलग बात है। तो ये सब बातें ना समझाते हुए व्लादिमीर पुतिन ने मजाक में यहाँ पर ये कह दिया कि आप अलास्का का करेंगे भी क्या, व्हाट वुड यू नीड अलास्का फॉर। इतनी ठंडी जगह है, कुछ वहाँ पे कुछ होता भी नहीं है, छोड़ो जाने दो अलास्का को। और सब लोग यहाँ पर हंस दिए। मगर जेन्युइनली आप अगर देखें तो रशियंस के दिल में आज भी दर्द है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट टेरिटरी अगर ये रशिया का हिस्सा होती आज के समय तो रशिया डोमिनेट कर सकता था कनाडा को, यूएसए को थ्रेटन कर सकता था, और यूएसए को बहुत ही बड़े स्केल पर ऑयल और गोल्ड भी यहाँ पर ना मिलता। अब ये जो पूरी कहानी है ये समझते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। अब देखो, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर जाएं 1700s के आसपास, तो उस वक्त तक जो रशियन एम्पायर था उसको आइडिया भी नहीं था कि अलास्का नाम की यहाँ पर कोई धरती है भी या नहीं है, ये धरती कितनी बड़ी है। कुछ इनको आइडिया लगा था एक्सप्लोरर से कि हो सकता है कि रशिया का जो फार ईस्टर्न रीजन है वहां पर भी कुछ ना कुछ एक लैंड अवेलेबल हो। नाउ ये लैंड अवेलेबल है नहीं है, अलास्का एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये पता करने के लिए 1741 में जार पीटर द ग्रेट, जिनके नाम पर सेंट पीटर्सबर्ग जो बहुत ही इनका फेमस शहर है वो रखा गया है, इन्होंने ऑर्डर दिए एक रशियन नेवल ऑफिसर को जिनका नाम था वाइतस बेरिंग। इनको इन्होंने ये कहा कि वाइतस जाके चेक करो कि यहाँ पे बेसिकली है क्या। फार ईस्टर्न रशिया में अगर हम सेल करते रहे, आगे जाते रहे, तो क्या कुछ ज़मीन आती है और वो ज़मीन कितनी बड़ी है, पता करो इसके बारे में। और बाय द वे मैं आपको ऐसे ये बता दूं कि वाइतस बेरिंग ये वो शख्स है जिनके नाम पे बाद में जो बेरिंग स्ट्रेट है, ये आपको पता होगा, यहाँ पर यूएसए और रशिया के बीच में मॉडर्न डे में आज के समय जो ये एरिया ना पैसेज है, इसको हम कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। तो इन्हीं के नाम पर ये बेरिंग स्ट्रेट रखा गया था। तो खैर 1741 में रशिया के किंग, मतलब के जो इनके जार हैं, उनके कहने पर ये चल दिए। उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं कि अलास्का कहाँ पे है। पहली बार ढूंढा, कुछ नहीं मिला। उसके बाद फिर से एक्सप्लोर किया, फिर कुछ इनको आइडिया लग गया कि हाँ वहाँ पे तो धरती है, मतलब लिटरली देयर इज अ लॉट ऑफ लैंड ओवर हेयर, और अभी तक इसको किसी ने क्लेम किया नहीं है, चलो अपने लोग यहाँ पर भेजने स्टार्ट कर दो। ना यहाँ पे आप एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेट, सो इन लोगों के पास ऑलरेडी एक इतना बड़ा एम्पायर है जो ईस्टर्न यूरोप से लेकर पूरा व्लादिवोस्टोक तक खिंचा हुआ है, तब भी इनको चैन नहीं है, तब भी और ज़मीन चाहिए और ढूंढो। देखिए इंसान की फितरत होती है, ग्रीड उसको आगे बस धकेलती रहती है, और यहाँ भी रशियंस के साथ यही हुआ। और रशियंस देखो अलास्का की एग्जिस्टेंस को लेकर इतने एक्साइटेड इसलिए थे क्योंकि इनको उम्मीद यहाँ पर ये थी कि कुछ ना कुछ रिसोर्सेज होंगे, यहाँ पर कुछ मिलेगा, नई ज़मीन है, क्या पता कुछ यहाँ पर अनोखी चीज़ मिल जाए जिसको हम बाद में बेच पाए। एक बात तो इनको यहाँ पर पक्का पता थी कि सी ओटर्स जो ऑलमोस्ट रशिया में विलुप्त ही हो गए थे, उनकी एक काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन हो सकती है अलास्का में। तो सी ओटर्स को मार के जो इनका फर है वो हम बेचेंगे, लग्जरी आइटम्स होती है, मोटी कमाई होती है इससे, तुम्हारे कई मर्चेंट्स इससे कमा लेंगे और हमारी इकोनॉमी भी चलती रहेगी। अब यहाँ पे आप कहोगे कौन सा ओटर, सी ओटर, ये अलास्का में थे, देखिए ये होते हैं सी ओटर। यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत ही क्यूट चबी से क्रीचर्स होते हैं, और इनको मार कर, एक ट्रेडिशन है अलास्का में और इवन रशिया में भी है, इनको मार के कपड़े बनाते हैं, इस टाइप के टोपियाँ बनती है, कोट बनते हैं,
वहाँ के लोग बड़े फैशनेबल मानते हैं इसको। तो बहुत ही लंबे समय से जो ये फर होते हैं ना सी ओटर के, इसकी बड़ी डिमांड थी और बहुत ही महंगे बिकते थे इसके कपड़े, क्योंकि सी ओटर पहली बात तो ढूंढने मुश्किल होते थे और उसके बाद उनका फर निकालना भी काफी ट्रिकी प्रोसेस होता है। तो रशिया ने यहाँ पर यह सोचा कि एक तो एडिशनल लैंड आ जाएगा अपने पास, रिसोर्सेज हो सकते हैं उसके अंदर, फिर सी ओटर को मारेंगे, उनका फर बेचेंगे। और उसके अलावा रशियंस को यहाँ पर यह समझ में आ गया था कि भैया पूरा जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो साउथ अमेरिका हो, दोनों अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स को आप देख लो, फ्यूचर यही है। सारे यूरोपियन पावर आज के समय अगर देखो तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट को कब्जाने में लगे हैं और उस वक्त हो भी ऐसा ही रहा था। यहाँ पे आप देख पाओगे ये पूरा जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका है इसकी इमेज है फ्रॉम 1794। जो ये लाल पार्ट आप देख रहे हो ये कब्जा लिया था स्पेनिश एम्पायर ने। जो आप यहाँ पर ग्रीन पार्ट देख रहे हो ब्राजील का जो एरिया है ये कब्जा लिया था पोर्टुगीज लोगों ने। इसलिए आज के समय भी आप देखते हो कि ब्राजील में जो मेन लैंग्वेज है वो स्पेनिश नहीं है, वो पोर्टुगीज है। उस वक्त यूएसए नाम का देश कुछ हद तक एग्जिस्ट तो करता था मगर बहुत ही छोटा सा देश था। ये जो पार्ट है ना यहाँ पर यही था उस वक्त यूएसए, जो बाद में बहुत ज़्यादा फैला और प्रॉपर कंट्री बन गया। मगर बेसिकली आप यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यूरोपियन पावर्स हर तरफ चढ़ चुकी थी। रशिया को यही यहाँ पर खुशी थी कि चलो कम से कम एक कोना सा तो मिल गया, चाहे ठंडा सा एक बर्फीला सा एरिया है जिसको लेकर बाकी जो एम्पायर्स थे इतने इंटरेस्टेड भी नहीं थे, क्योंकि मेन जो यहाँ पर लूट हो रही थी, जो रिसोर्सेज थे अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के, ये तो यहाँ पर मिडल पार्ट और साउथ में थे। मगर रशिया ने कहा कि चलो कम से कम पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम भी अलास्का के थ्रू एक बार को अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के हो गए हिस्सेदार। मगर रशिया का जो ये पूरा प्रोसेस था अलास्का को कब्जाने का, ये इतना आसान था नहीं, क्योंकि अलास्का में ऑब्वियस सी बात है कुछ ह्यूमन बींग्स तो रहते थे। ये एरिया ऐसा नहीं था कि बिल्कुल सपाट, बिल्कुल कोई यहाँ पर है ही नहीं, बस ओटर नाच रहे हैं अकेले। यहाँ पे ह्यूमन बींग्स भी थे और जो यहाँ पर नेटिव्स थे जो कई हजारों सालों से यहाँ पर रह रहे थे मगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से इतने एडवांस थे नहीं, इनको कहा जाता था एल्यूट पीपल। तो एल्यूट लोगों को रशियन लोग पसंद आते थे नहीं, क्योंकि ये कहते थे कि ठीक है हमारे पास अगर बंदूकें नहीं है, तलवारें नहीं है, ये रशियंस आके हमारा एरिया कब्जा रहे हैं, धीरे धीरे जो लैंड है ये अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। तो जो यहाँ पर थोड़ी बहुत नेटिव पॉपुलेशन थी, इन्होंने एक बार अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। इन्होंने एक बहुत ही फेमस इस पर बैटल हुई थी 1804 में, बैटल ऑफ सितका लड़ने की कोशिश करी, रशियंस को अटैक किया, काफ़ी हद तक इनको डैमेज भी पहुंचाया। मगर रशियंस के पास ज़रा अच्छे वेपन्स थे, वो ज़्यादा मॉडर्नाइज थे, प्रॉपर तरीके से लड़ते कैसे हैं उसके बारे में इनको पता था। और बैटल ऑफ सितका में ओवरऑल आप अगर देखो तो रशिया की जीत ही हुई। इन्होंने काफ़ी सारा एरिया यहाँ पे कब्जा लिया और नेटिव पॉपुलेशन ने यहाँ पर भारी लॉस झेला। और उसी टाइम रशिया ने यहाँ पर अपनी एक कंपनी भी एस्टैब्लिश कर दी, जिस तरीके से भारत में एस्टैब्लिश करी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, रशिया ने यहाँ पर बना ली रशियन अमेरिकन कंपनी। और इनको कहा कि जो भी यहाँ पर बिजनेस होगा ना अलास्का में, इसकी सारी जिम्मेदारी आप पे, आप देखोगे यहाँ का कंप्लीट बिजनेस, कंप्लीट मोनोपोली हो गई आपकी। यहाँ पर सरकारी कंपनी थी ऑब्वियसली, इनकी जो भी कमाई थी यहाँ पर ये रशिया के राजा का जो ट्रेजर है वहीं पर पहुंचनी थी। तो 1800s तक आप कह सकते हैं ज़्यादातर जो अलास्का था ये रशिया के अंडर आ चुका था। मगर फिर इन्होंने यहाँ पर इसको बेचा क्यों, क्या प्रॉब्लम आ गई? देखो अलास्का रशिया का पार्ट तो बन गया एक तरीके से, मगर ये कभी भी प्रॉपरली इस एरिया को यूटिलाइज नहीं कर पाए। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि रशिया की जो मोस्ट इनकी आबादी आप अगर देखो उस टाइम के हिसाब से भी, तो ज़्यादातर जो इनकी आबादी थी ये रहती थी मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास। जो ये एरिया है ना, ये यहाँ पर आबादी थी नहीं। आज भी आप अगर देखो इवन इन 2021 रशिया इंडिया से लोन लेता है, इंडिया से हेल्प मांगता है, चाइना से हेल्प मांगता है, ताकि इनका जो फार ईस्टर्न रीजन है इसको ये लोग डेवलप कर पाए और यहाँ पे आबादी ये लोग बसा पाए, क्योंकि रहना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, रिसोर्सेज की काफ़ी हद तक कमी है। तो सिंस रशिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस एरिया के आसपास ही रही हमेशा, तो अलास्का को कब्जाने के बाद भी यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कम गए। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अलास्का में जो भी रशियन गए थे ना, वो ज़बरदस्ती सरकार के कहने पे ही गए थे कि वर्कर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, घसीट के लेकर गए लोगों को, चलो काम करना है तुमको वहाँ पर। फिर एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह भी थी कि बेरिंग स्ट्रेट में काफ़ी बार बर्फ़ जम जाती है, तो शिपमेंट्स को वहाँ पर भेजने में आती थी प्रॉब्लम। तो हालांकि ओटर को मार के उनकी ये जो फर है वो बेचना तो ये लोग चाहते थे, मगर पूरा प्रोसेस बहुत ज़रा स्लो था। और इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अलास्का रशिया के लिए कोई लॉटरी थी नहीं। अलास्का को जीतने के बाद भी रशिया के लिए ओवरऑल सिचुएशन इंप्रूव हुई नहीं। अब एक तो यहाँ पर ये इशू था कि अलास्का से कोई खास खुशखबरी नहीं आ रही थी। दूसरा यहाँ पर इशू ये हो गया कि जो वेस्टर्न यूरोप है ना, यहाँ पर
इधर लगातार वॉर स्टार्ट हो गई। जो ओटोमन एम्पायर है उसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, क्राइमियन वॉर्स हो गई, कई बार बगावतें यहाँ पर हुई। पूरी रशियन गवर्नमेंट का सारा ध्यान, सारा पैसा, रिसोर्सेज बस इसी एरिया को मैनेज करने में लगा रहा। तो ऐसे टाइम में अलास्का में थोड़ी बहुत जो इनको इन्वेस्टमेंट करनी थी, जो एक्सप्लोरेशन यहाँ पे करवानी थी कि क्या पता यहाँ पर सोना हो, कुछ यहाँ पर रिसोर्सेज हो, रशिया कभी करवा नहीं पाया। नाउ फिर हम आते हैं 1850s तक। 1850s तक रशिया में एक डर काफ़ी हद तक लोगों के माइंड में आने लग गया कि कभी अगर मान लो यूएसए ने अटैक कर दिया अलास्का पे और इस पर कब्जा कर लिया तो रशियंस डिफेंड कर नहीं पाएंगे अलास्का को, क्योंकि इनकी जो सारी मिलिट्री है ये यहाँ पर डिप्लॉयड है। अलास्का में डिफेंस करने के लिए ना इनके पास रिसोर्सेज है ना पैसा है। तो रशियंस को यहाँ पे सबसे बड़ा डर यही था कि अमेरिका में स्थिति कुछ हद तक खराब थी, सिविल वॉर का टाइम चल रहा था। अगर इनकी सारी सिचुएशन ठीक हो जाती है और ये अगर अटैक कर देते हैं अलास्का को तो दिक्कत तो बहुत ही बड़ी आने वाली है। तो ये सब देखते हुए रशिया के जो मिनिस्टर्स हैं उनके माइंड में एक यहाँ पे आइडिया आया कि क्यों ना अलास्का हम यूएसए को बेच ही दें। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, यूएसए को ही क्यों बेचेंगे, कनाडा को क्यों नहीं बेचेंगे, यूके को क्यों नहीं बेचेंगे? कनाडा को इसलिए नहीं बेचेंगे क्योंकि कनाडा तब तक एक कंट्री बना नहीं था। कनाडा तब भी आप कह लीजिए यूके का ही पार्ट था, यूके के अंडर था कंप्लीटली। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि वेस्टर्न फ्रंट में कई बार रशिया ने ब्रिटेन के अगेंस्ट वॉर लड़ी, प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी। ब्रिटेन को ये लोग पसंद करते थे नहीं, इनका जियोपॉलिटिकल राइवल था ये, चाहे यूरोप हो, सेंट्रल एशिया हो, इवन और जगह भी आप अगर देखो तो ये लोग डेफिनेटली ये नहीं चाहते थे कि रशिया के इतना पास ईस्ट में भी ये लोग इतना बड़ा लैंड ब्रिटेन को थमा दे। तो इसलिए रशियंस के माइंड में यही आया कि सबसे बड़ा यहाँ पर समाधान यही होगा कि चुपचाप इज्जत से ये एरिया दे दो यहाँ पर यूएसए को, नहीं तो कल को अगर इन्होंने अटैक कर दिया, ये एरिया हम गवा बैठे तो अपने लोगों के सामने हमारी इमेज भी गिर जाएगी कि वॉर हार गए और साथ में एक बहुत ही बड़ा जमीन का टुकड़ा भी चला गया। तो एक हारा हुआ रशिया, जो रशिया क्राइमियन वॉर हार चुका था, वेस्टर्न फ्रंट में बहुत पिटाई हुई थी। और बाय द वे अभी तक रशिया कम्युनिस्ट बना नहीं था, अभी तक सोवियत यूनियन द सुपर पावर ये दुनिया के सामने नहीं आई थी। सोवियत यूनियन वगैरह जो कम्युनिज्म वाला इशू है वो 1990s के बाद से स्टार्ट हुआ, तो हम उससे अभी काफ़ी पहले की बात कर रहे हैं। तो इस टाइम रशियन गवर्नमेंट ने अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया अमेरिकन गवर्नमेंट को। रशिया की तरफ से एडवर्ड स्टॉकेल गए और इन्होंने यहाँ पर विलियम हेनरी स्टुअर्ट, जो उस वक्त यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे अंडर प्रेसिडेंट एब्राहम लिंकन, इनको ऑफर दिया कि देखो आप क्या अलास्का परचेज करना चाहते हैं। इनसे बात करनी स्टार्ट करी। अब कोइंसिडेंस देख लो, अमेरिका भी इंटरेस्टेड था अलास्का में। इन्होंने भी कहा कि चलिए वैसे एक बात बताओ, ये जो जमीन का टुकड़ा है आपको जरा कुछ कर तो रहे नहीं हो, यहाँ पर बेचना है। तो जो रशिया के रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने भी यहाँ पर ये कहा कि अरे मेरे मुंह भी यही बात थी, बिल्कुल आप ले लीजिए, ये $7.2 मिलियन का हम ये आपको बेचेंगे। तो मार्च 11 को बात शुरू हुई, मार्च 29 तक सारे इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट हो गए थे, जो इसकी ट्रीटी थी रेडी थी। एंड $7.2 मिलियन, उस टाइम के जो $7.2 मिलियन थे, इतने में ये डील हुई। और यहाँ पे आप देख पाओगे इसकी फेमस पेंटिंग है, यहाँ पर रशियंस और अमेरिकन डिस्कस कर रहे हैं अलास्का की सेल को। और रशियंस ने यहाँ पर यही सोचा कि सफ़ेद हाथी एक बार को निकला हमारे हाथ से, कुछ यहाँ पर वैसे तो मिल रहा था नहीं और जगह लॉसेज हो रहे हैं हमें, अभी के लिए इसको बेचो और फोकस करो अपने वेस्टर्न फ्रंट पे। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं मगर अमेरिकन्स इतने ज़्यादा उतावले क्यों हो गए अलास्का को परचेज करने में, क्या इनको कुछ पता था कि यहाँ पर रिसोर्सेज हैं? तो इसका आंसर है नहीं। अलास्का को परचेज करना आप कह लीजिए ऑलमोस्ट एक बहुत ही बड़ा गैम्बल था, जुआ था उस वक्त। और उस वक्त के जो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे स्टुअर्ट, इन पर काफ़ी आलोचना भी हुई। काफ़ी लोगों ने ये कहा कि इन्होंने किया क्या, ये बर्फ का टुकड़ा परचेज कर लिया इन्होंने यहाँ पर, रशियंस को इतने साल से यहाँ पे कुछ मिला नहीं, तो इनको क्या उम्मीद है कि इससे ये क्या एक्वायर कर लेंगे। तो एक बार को इनकी काफ़ी आलोचना हुई, मगर जो यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इनको भरोसा था कि इन्होंने सही डील करी है और लॉन्ग टर्म में इससे अमेरिका को बेनिफिट होगा। बाद में आप अगर देखें तो रशियंस के निकलते ही जो एक्सप्लोरेशन की टेक्निक है इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आई। अमेरिकन्स ने इवेंचुअली अलास्का में ना सिर्फ सोना खोजा, इन्होंने यहाँ पर जो ऑयल है इसकी भी खोज करी। और आज के समय आप अगर देखो तो इंडस्ट्री के लिहाज से भी अमेरिका की एक बहुत ही बड़ी स्टेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है अलास्का। साइज के हिसाब से तो सबसे बड़ी है, मगर एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री भी एग्जिस्ट करती है अलास्का में। और नंबर्स को अगर हम देखें
तो 25% जो ऑयल आज के समय यूएस प्रोड्यूस करता है ये निकलता है अलास्का से। 50% जो सी फूड ये लोग खाते हैं, जो सी फूड की एक ह्यूज इंडस्ट्री है यहाँ पर इन अलास्का, ये आता है इनकी एक ही स्टेट से, अलास्का से। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अलास्का की डील एक डिजास्टर थी रशिया के लिए। अगर ये लोग अलास्का को होल्ड करके रखते कुछ और साल, बस जब तक ये पूरा एरिया कम्युनिस्ट नहीं हो गया या यूएसएसआर खड़ा नहीं हुआ, यूएसएसआर के खड़े होने तक अगर अलास्का रशिया अपने पास रखता तो डेफिनेटली यहाँ पर अपनी ये मिलिट्री डिप्लॉय करते, यहाँ पर एक्सप्लोरेशन करते, तेल गोल्ड ये सब मिलता रशिया को। और आज के समय इमेजिन करके देखो, अगर ये इतना बड़ा हिस्सा रशिया के पास होता, माय गॉड, आई मीन पूरे पैसिफिक ओशन के नॉर्दर्न एरिया पर रशिया का दबदबा होता। यहां से ये यूएसए को अटैक भी कर सकते थे, कनाडा के साथ ट्रेड कर सकते थे, सो मच कुड हैव हैपेंड। मगर आप यही मान लीजिए ये लोग हिम्मत हार गए। अलास्का में जो इनका इनिशियल प्रोजेक्ट था, जो प्लान था, ये आधे रास्ते में ही छोड़ के इन्होंने सोचा कि इसमें कुछ फायदा है नहीं। तो इस स्टोरी से देखिए ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी लाइफ में अगर हम गिव अप ना करें, लगे रहें, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, तो इवेंचुअली वी विल गेट समथिंग इन रिटर्न। हो सकता है कि जो आपने सोचा हो आपको मिलना चाहिए वो ना मिले, मगर कुछ ना कुछ आपको रिटर्न में जरूर मिलेगा। मगर इस पूरी कहानी में टू बी ऑनेस्ट मुझे रशियंस के लिए उतना बुरा लगा नहीं जितना अलास्का के नेटिव्स के लिए लगता है, जो अलास्का में कई हजारों साल से रह रहे थे। उनका एरिया रशिया ने कब्जा लिया, फिर बेच भी दिया यूएसए को। वो बेचारे चुपचाप देखते रह गए, लड़ने की क्षमता नहीं थी, बेचारे बस देखते रहे कि उनकी जमीन का सौदा हो रहा है। और सबसे ज्यादा सैड बात आपको बताऊं क्या है, अलास्का की तो सेल हो गई 1867 में, मगर अलास्का के नेटिव्स को यूएसए ने सिटीजनशिप नहीं दी 1924 तक। यूएसए ने कहा कि ये कौन से लोग हैं, हम इनको नहीं मानते। हाँ, जो रशियंस रह गए थे अलास्का में, जिन्होंने कहा कि अब ठीक है ये अगर एरिया बिक गया तो हम अमेरिकन हो गए, उनको तो मिल गई सिटीजनशिप क्योंकि स्किन का रंग वाइट था। मगर ये जो यहाँ पर नेटिव्स थे, इनके साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत ज्यादा इनको स्ट्रगल करना पड़ा अपने राइट्स के लिए, और तब जाके फाइनली अलास्का में इनको सिटीजनशिप मिली। तो ये थी कहानी रशिया के एक टूटे हुए सपने की, अलास्का की। A dream that they almost accomplished but just could not. और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, आईआईटी, जेईई, नीट, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाइए unacademy.com पे और आप डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी की ऐप फ्रॉम दी गूगल ऐप स्टोर। हमेशा आपको मिलेगी ट्रेंडिंग लिस्ट में, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, क्लिक ऑन यूपीएससी सीएससी गेट सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। जो आइकॉनिक कोर्स है यहाँ पे आपको मिलता है पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, 2 साल का टाइम है आराम से प्रिपेयर करना यूपीएससी के लिए, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, यू डू नॉट हैव टू पे दिस प्राइस। यूज करिए यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस शैल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।